एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझाई थी। ठीक है, तो वो मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। उसका कन्वर्स मैंने आपको समझाया नहीं है, लेकिन वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा उसके कन्वर्स का भी यूज़ किया जाता है। फिलहाल मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो मैंने एक रोम्बस बना लिया ए बी सी डी। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ठीक है, मैंने इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये बना लिया, इसका क्यू है, इसका आर है, इसका एस है, और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस, यानी जो मैंने मिड पॉइंट्स को जो मैंने ज्वाइन करा है, ठीक है, ये रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, हर एक जो साइड्स यानी जो चारों साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट्स गिवन है, जैसे पी क्यू आर एस। इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जो है उसने कहा कि इसको ज्वाइन करने से जो फॉर्म बनी है वो रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने का मतलब है कि आपको एक एंगल 90 डिग्री का इसमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन जो है वो आप क्वेश्चन में से यहाँ तक रिस्पेक्टिवली तक उतार लेंगे, और प्रूफ में पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल उतार सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रूफ है वो मैं आपको समझा देता हूँ प्रूफ। लेकिन प्रूफ करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि आपको जो थ्योरम थी, यानी जो मिड पॉइंट थ्योरम थी, वो याद होनी चाहिए। एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम जो थी उसमें ये था कि अगर एक ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, और इसको हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट है। ठीक है, अगर हमने इसे ज्वाइन कर दिया डी ई को, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें कहते थे कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा बी सी के, और डी ई जो है वो हाफ होगा बी सी के। ये हमें ध्यान में रखना है। मिड पॉइंट थ्योरम में ये पॉइंट दो थे कि ठीक है, कि अगर इन मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होता है और थर्ड लाइन के हाफ होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में रोम्बस आ गया। डायगोनल्स के बारे में कोई बात नहीं बोली गई है, तो मैं अपने आप लिख लेता हूँ। लेट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at O। ठीक है, डायगोनल्स के बारे में कहीं नहीं गई थी, तो डायगोनल्स जो है वो मैंने अपने आप ड्रॉ करें। ए सी और डी बी जो है वो मैंने अपने आप ड्रॉ करें। ठीक है, क्योंकि जो रोम्बस होते हैं उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पे जो है बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें आगे सॉल्व करने के लिए या तो आप लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, या आप पूरी जो स्टेटमेंट है मिड पॉइंट थ्योरम की, जो पूरी स्टेटमेंट है वो उतार देना। पूरी स्टेटमेंट कहती है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ any two sides of a triangle, any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it। तो जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको उसमें बताई है कि मिड पॉइंट थ्योरम में जो अभी आपको समझाया था मैंने कि जो अगर मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशंस में, ठीक है, उस कंडीशन में जैसे इसको ज्वाइन करा डी बी को ज्वाइन करा, तो ये थर्ड लाइन के यानी कि बी सी के पैरेलल भी होगी और बी सी का हाफ भी होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट की जगह सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अच्छा, अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी जो है उसके बारे में सोचेंगे, सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी के बारे में। अगर आप देखेंगे ए बी सी वाला जो पार्ट है वो ये है आपका। ठीक है, ए बी सी जो पार्ट है वो ये है, ए हो गया, बी हो गया और सी आपका ये हो गया। ठीक है, ए बी सी ये पार्ट है, ए बी सी।
इसके अंदर जो है P मिड पॉइंट है, इसके अंदर Q मिड पॉइंट है, ठीक है, इसमें P इसमें Q मिड पॉइंट है। तो जो PQ है वो AC के पैरेलल होगा, ठीक है। PQ जो है वो AC के पैरेलल भी होगा और AC के हाफ भी होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे PQ पैरेलल AC, PQ हाफ ऑफ AC, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC में। दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC, ADC जो है वो ये वाला ट्रायंगल है आपका, ये जो ट्रायंगल है ये आपका ADC आ गया, A आ गया, D आ गया, C आ गया। इसमें R और S जो है वो मिड पॉइंट है, तो RS अगर मिड पॉइंट है तो वो AC के पैरेलल भी होंगे और हाफ भी होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रायंगल ADC के अंदर जो RS है वो पैरेलल होगा AC के, और RS जो है, ठीक है, वो हाफ होगा AC के। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। RS जो है वो पैरेलल है AC के और RS जो है हाफ है AC के, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ से AC, यहाँ से भी AC आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से PQ और यहाँ से RS लिख लेते हैं, PQ और RS। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला पार्ट सेम आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, PQ इक्वल टू RS। तो सेम साइड जो है वो इक्वल भी हो गई और वही पैरेलल भी हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि PQ RS जो है वो पैरेलल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। PQ RS इज अ पैरेललोग्राम। ये इतना जो मैंने पार्ट करा है, ठीक है, ये जो पार्ट करा है ये पार्ट आपको कई क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये पार्ट कई क्वेश्चंस में आएगा। आपको ध्यान में रखना है कि इसको मैंने कैसे सॉल्व करा है। एक बार आप इसको समझ गए तो समझिए कि एक तरह का बेसिक्स है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप फिर आगे से ध्यान से कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जितना पार्ट मैंने सॉल्व करा है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DAB, ठीक है, DAB। तो अगर आप DAB को देखेंगे तो DAB ये आपका है, DAB, ठीक है। DAB के अंदर जो SP है ये, ठीक है, या PS जो है, जो PS है वो BD के, PS जो है वो BD के पैरेलल भी है, ठीक है, और इसका हाफ भी होगा, ये तो आपको पता है। हाफ की तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पैरेलल तो है ही, ठीक है। आप हाफ लिख लेंगे तो कोई ऐसा गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका यूज़ नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर याद रखना है DAB के अंदर, DAB वाला अगर मैं पार्ट देखता हूँ तो वो ये वाला पार्ट है DAB का, ठीक है। ये 2 मिनट, ये आपका D आ गया, ये A आ गया, B आ गया, इसमें ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये DB के जो है, ठीक है, जो PS है वो BD के पैरेलल भी होगा और BD का हाफ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे PS पैरेलल टू BD, ठीक है। PS की जगह पर आप PE लिख सकते हैं, और इस, अच्छा E मैंने इस पे लिखा नहीं है, E पॉइंट यहाँ नहीं लिखा, ये आपका जो है E पॉइंट था यहाँ पे, और ये यहाँ पर आपका F पॉइंट था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि E और F पॉइंट जो है वो कहाँ पर है आपका। तो इसमें जो है PE और इसकी जगह पे OF लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि कैसे हुआ, ये PS की जगह पे मैंने PE लिख दिया, PS आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है वो इस पूरी लाइन के पैरेलल है। तो मैं PS, अगर PS जो है, PS की जगह मैं PE लिख दूंगा तभी वो इस लाइन के पैरेलल तो रहेगी। तो PS की जगह पे मैंने यहाँ PE लिख दिया, और BD की जगह OF लिख दिया, ठीक है। BD ये पूरी लाइन थी, उसकी जगह सिर्फ OF लिख दिया, ये वाला पार्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने किस किस पार्ट को लिखा है। यहाँ पे सिर्फ इसको लिखा है और यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट को लिखा है। लाइनें तो पैरेलल रहेंगी,
ये मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, और आप एक को छोटा कर दो या एक को बड़ा कर दो, तो उसमें ये नहीं रहता कि वो पैरेलल नहीं रहेंगी, वो तब भी पैरेलल रहती हैं, ठीक है ना। तो यही मैंने करा है, यहाँ पे पी एस की जगह पे मैंने पी ई लिख दिया, ठीक है, और बी डी की जगह पे मैंने ओ एफ लिख दिया। तो ये आपकी इक्वेशन थर्ड आ गई, ठीक है। दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट इस्तेमाल कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट अगर आप चेक करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट में लिखा था पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा था इक्वेशन फर्स्ट, ये रही पी क्यू ए सी के पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू ए सी के पैरेलल। तो पी क्यू की जगह पे भी हम पी ई लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, सॉरी पी एफ लिख सकते हैं, और ए सी की जगह पे ई ओ लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे ई ओ लिख सकते हैं। तो वो आप चेक करिए पी क्यू जो है वो आपका ये वाला पार्ट है, ये पी क्यू है। पी क्यू की जगह पे आपने पी एफ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू की जगह पी एफ लिख दिया, और ए सी की जगह पे ई ओ लिख दिया। ए सी आपका ये, ठीक है, ए सी की जगह पे आपने ई ओ लिख दिया। याद रखिए पहले मैंने इस वाले पार्ट को लिया था, ये यहाँ पे ये रहा। अब जब मेरा ये वाला पार्ट पूरा हो गया, ये वाला, तो अब मैं इस वाले पार्ट पे आ गया हूँ, ठीक है, ताकि ये पूरा जो है इस पार्ट को मैं सॉल्व कर सकूँ। तो पी एफ जो है वो ई ओ के इक्वल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई फोर्थ। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड में अगर हम चेक करें, और क्या कहते हैं, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को अगर हम चेक करें, तो उस कंडीशन में अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है और ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा यानी ये ओ ई पी एफ, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अभी हमने प्रूव करा इक्वेशन थर्ड में जो पी ई है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इक्वेशन फोर्थ में हमने प्रूव करा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब ये ओ ई पी एफ एक पूरा पैरेललोग्राम बन गया। ओ ई पी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक एंगल है, वो बताता हूँ मैं आपको। ये अपने पैरेललोग्राम जो पढ़ा है वो ये वाला है, ओ ई पी एफ। इसके अंदर ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री क्यों होगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ए सी और बी डी जो है ये डायगोनल्स मैंने अपने आप ड्रॉ करे हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन में गिवन था कि एक रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री के ऊपर जो है बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री के ऊपर। यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम आप ए ओ बी भी लिख सकते हैं, ई ओ एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए ओ बी भी लिख सकते हैं, ई ओ एफ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ई ओ एफ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पैरेललोग्राम के अंदर ही आ जाएगा। ई ओ एफ जो है वो मेरे पैरेललोग्राम, ये जो मैंने पैरेललोग्राम प्रूव करा है उसके अंदर का ही हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया एंगल ई ओ एफ जो है वो 90 डिग्री है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप रीज़न लिखना चाहें तो आप रीज़न लिख सकते हैं यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। अब जो हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा था ये, इन पैरेललोग्राम ओ ई पी एफ, पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम कौन सा था? ये ओ ई पी एफ। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल है ई ओ एफ और ये एंगल है ई पी एफ, ठीक है। तो एंगल ई ओ एफ और एंगल ई पी एफ ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ई पी एफ भी 90 डिग्री हो गया, ये वाला ये आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये
Thus PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये हम प्रूव कर चुके हैं। PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करा था हमने, ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। इसका हमने एक एंगल 90 डिग्री, यानी ये एंगल PQRS में अगर आप चेक करेंगे PQRS, तो हमने ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री प्रूव कर दिया, यानी कि एंगल P जो है वो 90 डिग्री है आपका, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री आ गया, इट मीन्स कि ये एक रेक्टेंगल हो गया। देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये कंप्लीटली आपका क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग के जो मैंने स्टेप्स करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बहुत क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, उनमें आपको समझना है डायग्राम वगैरह कैसे बनाया गया। डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर वे में होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए डायग्राम के अंदर, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो एक एक जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को समझना है। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो मैंने स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम प्रूव करा है, ये हर एक क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा ये आपको। इसके बाद आपको देखना है कि मैंने कैसे कैसे सॉल्व करा। जैसे मैंने ट्रायंगल DAB ले लिया, ठीक है, DAB, उससे लेके मैंने जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करा। जो इससे पहले का पार्ट था वो तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आएगा। जो चेंजेस है वो यहाँ से आए हैं इसके अंदर, इन ट्रायंगल DAB से, ठीक है। इसके जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को मैंने यहाँ से मतलब वो आप चेंजेस को समझना है कि ये कैसे कैसे मैंने लिखा है और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इक्वेशन जो है उसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। उन इक्वेशंस को समझना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव तभी होगा जब क्वेश्चन के अंदर जो है आप ये प्रूव करा पाओगे कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये है कि फिर क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक बार में नहीं आएगा, आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करो और आ जाएगा। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल पूरी ज्योमेट्री में, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, ज्योमेट्री जो होती है वो अलजेब्रा से बिल्कुल अलग होती है। इसमें लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप सीख पाएंगे।